क्लास 12 बायोलॉजी के अंतर्गत आज हम लोग पार्ट 3 का मानव जनन के बारे में पढ़ेंगे और आज अभ्यास प्रश्न के अंतर्गत हम लोग हल करेंगे। इसका पहले वाले वीडियो में हम लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं, आज अभ्यास प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। मैं सुनील सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए हल करना शुरू करते हैं। चलिए, प्रश्न एक कहता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें दिया गया है क मानव खाली स्थानों की उत्पत्ति वाला है, अलैंगिक या अलैंगिक, तो आप इसमें लैंगिक भर देंगे। ख कहता है कि मानव है देखिए लिखा है कि अंड प्रजक, सजीव प्रजक या अंड जरायु, तो आप इसमें लिखेंगे सजीव प्रजक। और इसमें ग देखते हैं कि मानव में निषेचन होता है, बाह्य के आंतरिक, तो आप इसमें आंसर हम बता सकते हैं आंतरिक। ग है कि नर और मादा युग्मक, जरा देखिए कहता है कि नर और मादा युग्मक होते हैं, यानी प्रश्न आपका बहुत ही खूबसूरत है कि नर और मादा जो युग्मक होते हैं वह क्या होते हैं। तो आप सीधे कह सकते हैं कि नर और मादा युग्मक जो होता है आगुणिक होता है। अच्छा, इसके बाद अंग नंबर जो है, अंग नंबर कहता है कि नर और मादा युग्मक के बाद अंग कहता है कि युग्मनज होते हैं द्विगुणित। याद करो, हम पढ़े हैं थ्योरी में, तो दिखा रहा है कि युग्मनज क्या होते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि द्विगुणित होते हैं। तो युग्मनज जो होते हैं द्विगुणित होते हैं। उसके बाद से अगला आप यहाँ पर देख सकते हैं 6 नंबर दिखा रहा है इसमें कि एक परिपक्व जो पुटक से अंडाणु यानी ओवस के मोचित होने की प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। और 6 नंबर भी आप देख सकते हैं कि अंडोत्सर्ग यानी जिसको एव्यूलेशन नामक हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, जिसको आप शॉर्टकट में LHV कहते हैं, जिसको पूरा नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। उसके बाद देखिए ज नंबर आपका कहता है कि नर और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहा जाता है, निषेचन। याद करो, नर और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं, तो निषेचन भर देंगे। ज है निषेचन खाली स्थान में संपन्न होता है, तो आप कह सकते हैं अंड वाहिनी नली के संकीर्ण पथ और तंबिका के सदी स्थल पर। अच्छा, उसके बाद से यह नंबर है युग्मनज विभक्त होकर के रचना करता है जो गर्भाशय में अंतराणविक पर होता है, तो आप ब्लास्टुलिस्ट या इसी को ब्लास्टुला कह सकते हैं। उसके बाद से आपका 8 नंबर है भ्रूण और गर्भाशय के बीच संपर्क करने वाली संरचना को क्या कहा जाता है, तो इसको हम लोग अपरा कहते हैं। याद करते हैं, इसको अपरा कहते हैं। उसके बाद से चलिए आगे कुछ और क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि पुरुष जनन तंत्र का एक नामांकित आरेख खींचिए। आइए देखते हैं। देखिए यही आपका है पुरुष जनन तंत्र की बात कर रहा है, तो ये आपका पुरुष जनन तंत्र की एक है संरचना। ठीक है, नाम वगैरह आप देख लीजिए और इसको बता सकते हैं कि जो पुरुष जनन तंत्र होता है, आप जानते भी होंगे वृषण के अंतर्गत आता है। और पुरुष जनन तंत्र के जो चित्र आप देख रहे हैं, इस चित्र को भी आप बता सकते हैं। नीचे आप देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, कहता है कि स्त्री जनन तंत्र का एक नामांकित आरेख खींचिए। तो देखिए यही है, आप थ्योरी में पढ़े भी हैं और यहाँ पर भी देख रहे हैं कि जब आप स्त्री जनन तंत्र की कर रहा है, तो हम लोग इस तरीके से इसको बता सकते हैं कि स्त्री जो जनन तंत्र होता है, इसके चित्र भी आप देख सकते हैं और आप चित्र के अंतर्गत इसको बता सकते हैं कि जो स्त्री जनन तंत्र होती है, इसकी संरचना कैसी होती है। आप जानते होंगे कि जो स्त्री होता है इसमें अंडाशय पाया जाता है, जो पुरुष होता है उसमें जो होता है आपका शुक्राणु पाया जाता है। ये इस तरीके से अगर एक चीज़ पूछा जाता है तो आप इस चीज़ को बता सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद से देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं 4, वृषण तथा अंडाशय के बारे में प्रत्येक के 2 प्रमुख कार्य बताइए। जो वृषण होता है इसका कार्य बताना है और जो अंडाशय होता है इसका कार्य आपको बताना है। तो आइए देखते हैं इसके कार्य के पास हम लोग चलते हैं। देखिए वृषण में जनन कार्य, देखिए वृषण में जनन कोशिकाओं से शुक्र जनन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। देखिए तो एक तो बात जाने कि जो वृषण होता है, उस वृषण में जो होता है आपका वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। कभी आप इसको मत भूलिएगा कि जो वृषण होता है
वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। इसका दूसरा कार्य बता सकते हैं कि वृषण को सर्टोली कोशिकाएं, शुक्रजनन कोशिकाएं तथा शुक्राणुओं का पोषण करती है। उसके बाद से तीसरा कह सकते हैं कि वृषण को अंतराली कोशिकाओं से एंड्रोजन हार्मोन स्रावित होते हैं और ये द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास को प्रभावित करते हैं। तो वृषण के कार्य था जिसको आप बता सकते हैं। अब जो हम लोग जा रहे हैं पढ़ने के लिए उसका नाम होगा अंडाशय के कार्य। याद करो, तो अंडाशय के क्या क्या कार्य होते हैं। तो पहला आप कह सकते हैं कि अंडाशय की जनन कोशिकाओं से अंड जनन द्वारा अंडाणुओं का निर्माण होता है। दूसरा कह सकते हैं कि अंडाशय की ग्राफियन पुटिका से एस्ट्रोजन हार्मोन से का स्रावित होता है और इसे अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। तीसरा कह सकते हैं अंडाशय में बनी संरचना कार्पस ल्यूटियम से स्रावित प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स गर्भाशय में निषेचित अंडाणु के स्रावित करने में सहायक होता है। चलिए, उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, जिसको हम लोग कहते हैं कि शुक्रजनक नलिका की संरचना का वर्णन कीजिए। तो आइए देखते हैं कि जो शुक्रजनक नलिका है इसके बारे में आपको वर्णन करना है, तो क्या क्या इसमें आप बता सकते हैं। आइए शुक्रजनक नलिका के बारे में। तो पहले आप कह सकते हैं कि शुक्रजनक नलिका, देखिए वृषण का निर्माण अनेक शुक्रजनन, समझिए वृषण का निर्माण अनेक शुक्रजनन नलिकाओं से होता है और शुक्रजनक नलिकाओं के मध्य संयोजी ऊतक में स्थान स्थान पर अंतराली कोशिकाएं के समूह स्थित होते हैं। इन्हें लेडी कोशिकाएं भी कहते हैं। इनसे स्रावित नर हार्मोन्स के कारण द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित होते हैं। और कह सकते हैं प्रत्येक शुक्रजनक नलिका पतली एवं कुंडलित होती है। यह 2 परतों से घिरी रहती है। बाहरी परत को बाह्य कुंचक तथा भीतरी परत को जनन एपिथेलियम कहते हैं। जनन एपिथेलियम का निर्माण मुख्य रूप से जनन कोशिकाओं से होता है। इसके मध्य स्थान स्थान पर सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। जनन कोशिकाओं से शुक्र जनन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणु सर्टोली कोशिकाओं से पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। वृषण की शुक्रजनक नलिकाएं वृषण नलिकाओं के माध्यम से शुक्र वाहिकाओं में खुलती है और शुक्र वाहिकाएं अधिवृषण में खुलती है। अधिवृषण से एक शुक्र वाहिनी निकलकर बंछल नाल से होती हुई और उदर गुहा में प्रवेश करती है। शुक्र वाहिनी मूत्रवाहिनी के साथ फंदा बनाकर मूत्रमार्ग के अधर भाग में खुलती है। और आप चित्र भी देख सकते हैं कि शुक्रजनक नलिकाओं के अनुप्रस्थ काट का रेखीय चित्रण देख रहे हैं। यही आपका है शुक्र जो जनक होते हैं, इसकी ये अनुप्रस्थ काट की संरचना है। देख ही रहे हैं आपके सर्टोली सेल्स ये हैं। यह स्पर्मेटोजोआ है और ये आपका एस्पेरमोटोजोआ, ये सब आपके उपस्थित हैं। और इस तरीके से ये चीज़ भी आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो एक भाग का वर्धित चित्र है स्पर्मेटोजोनियम, ये आप बना सकते हैं। चलिए अब आते हैं, अब नेक्स्ट 6 नंबर पर चलते हैं। कहता है कि शुक्राणु जनन क्या है। संक्षेप में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन करें। शुक्राणु जनन क्या है, संक्षेप में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन करें। तो आप कह सकते हैं कि नर युग्मक की निर्माण प्रक्रिया शुक्र जनन कहलाती है। वृषण की जनन उपकला के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु बनते हैं। यह क्रिया निम्न प्रकार होती है। और जिसमें है स्पर्मेटिड का निर्माण। यह क्रिया आगे लिखित उप चरणों में पूरी होती है। तो देखिए कौन कौन चरण इसमें होता है, इसी के बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहला जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं गुणन प्रावस्था। तो गुणन प्रावस्था में कह सकते हैं कि प्राथमिक जनन कोशिकाएं समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होती है तथा स्पर्मेटोगोनिया बनाती है। ये सभी कोशिकाएं द्विगुणसूत्री होती है। दूसरा कह सकते हैं वृद्धि प्रावस्था, यानी स्पर्मेटोगोनिया नर्सिंग
कोशिकाओं से खाद्य पदार्थ ग्रहण करके आकार में बड़ी हो जाती है तथा इस अवस्था को प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। यह प्रवस्था भी द्विगुणसूत्री होता है। उसके बाद से एक होता है परिपक्वन प्रवस्था। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में एक अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे द्विगुणित कोशिकाएं बनती है जिन्हें द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। प्रत्येक द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट में समसूत्री विभाजन होता है अतः प्रत्येक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से 4 कोशिकाएं बनती है जिन्हें एस्मेटिक कहते हैं। उसके बाद से एक और आता है कि एस्मेटिक का कार्यांतरण। एस्मेटिक में कुछ परिवर्तन होते हैं जिनके द्वारा शुक्राणु बनता है। ये परिवर्तन निम्न होता है। पहला कह सकता है कि न्यूक्लियस ठोस होता है और स्पर्मेटिड से आरएनए निकलने के कारण केंद्रक आगे की तरफ नुकीली हो जाता है और न्यूक्लियस तथा प्रोटीन खत्म हो जाते हैं। उसके बाद से आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया दूरस्थ सेंट्रियोल के चारों तरफ एकत्रित होकर एक आवरण बना लेता है जो शुक्राणु को ऊर्जा देता है। गल्जिकाय केंद्र के अग्रभाग पर एक्रोसोम में परिवर्तित हो जाता है। दूरस्थ सेंट्रियोल एक्सोनीमा बनाता है। चौथा कह सकते हैं कि अधिकतर कोशिका द्रव नष्ट हो जाता है लेकिन इसका कुछ भाग शुक्राणु के पूंछ के चारों तरफ एक परत बना लेता है। आप कह सकते हैं कि उपयुक्त सभी क्रियाएं सर्टोली कोशिकाओं के जीव द्रव में होती है। परिपक्व शुक्राणु शुक्रजनक नलिका की गुहा में छोड़ दिए जाते हैं तथा यहाँ से निकलकर लगभग 18 से 24 घंटे एपिडाइडिमस में रहते हैं। उसके बाद से आपके 7 नंबर देख सकते हैं कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया के नियमन में शामिल हार्मोन्स का नाम बताइए। देख रहे हैं, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया के नियमन में शामिल हार्मोन्स का नाम बताइए। तो देखिए उत्तर में कह सकते हैं कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया के नियमन में निम्न हार्मोन्स शामिल होते हैं। पहला गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स जिसको GRH कहते हैं। पूरा नाम देखिएगा, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। दूसरा आप इसमें कह सकते हैं ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स जिसको LH कहते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जिसको FSH कहते हैं। एंड्रोजन और एक इनहिबिन। उसके बाद से प्रश्न 8 आपका कहता है कि शुक्राणु जनन एवं वीर्य सेचन की परिभाषा लिखिए। तो देखिए शुक्राणु जनन में वृषण में शुक्राणु जन कोशिकाओं से शुक्राणुओं के बनने की क्रिया शुक्राणुजन कहलाती है। शुक्राणु जन कोशिकाओं से अचल स्पर्मेटिड्स का निर्माण 3 अवस्थाओं में होता है। इन्हें क्रमशः गुणन प्रवस्था, वृद्धि प्रवस्था तथा परिपक्वन प्रवस्था कहते हैं। और अचल स्पर्मेटिड्स के चल शुक्राणु में बदलने की प्रक्रिया को शुक्राणु जन या शुक्राणु कयांतरण कहते हैं। ये भी पूछा जाता है तो इसको भी हम लोग बता सकते हैं। उसके बाद से इसी में देखिए आगे कुछ बात होता है वीर्य सेचन। तो वीर्य सेचन में देखते हैं कि शुक्राणु कयांतरण के पश्चात मुक्त शुक्राणुओं के शीर्ष सर्टोली कोशिकाएं में अंतर स्थापित हो जाता है। शुक्रजनक नलिकाओं से शुक्राणुओं के मोचित होने की प्रक्रिया को वीर्य सेचन कहते हैं। उसके बाद से क्या है, शुक्राणु का एक नामांकित चित्र खींचिए। तो देखिए यही है शुक्राणु का नामांकित चित्र। देख रहे हैं किससे नीचे जो लिखा गया टेल आपका है और इस तरीके से ये आपका एक बार फिर देख लीजिए। नीचे टेल है, टेल माने पूंछ होता है। जो ऊपर वाला हिस्सा हेड है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सबसे ऊपर वाला। जो ये है एक्रोसोम है। फिर यहाँ पर न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल। ये गर्दन नेक है आपका, ये आपका मिडिल पीस है और ये माइटोकॉन्ड्रिया है, एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग, और ये हेड होता है आपका। तो कोई भी अगर कहता है कि शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए तो आप इस तरीके से बना देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 10 के पास भी हम लोग चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि शुक्राणु प्रदप्र यानी सेमिनल प्लाज्मा के प्रमुख संघटक क्या हैं। देखिए अधिवृषण, शुक्रवाहक, शुक्राशय, पूरा अस्थ ग्रंथियों तथा बेल्बो यूरेथेल ग्रंथियों के स्राव शुक्राणुओं को गतिशील बनाए रखने तथा इन्हें परिपक्व बनाने में सहायक होता है। इन्हें सामूहिक रूप से शुक्रीय प्रद्रव्य कहते हैं। शुक्राणु तथा शुक्रीय प्रद्रव्य मिलकर वीर्य बनाते हैं और शुक्रीय
प्रदम में मुख्यतः फ्रक्टोज, कैल्शियम तथा एंजाइम होते हैं, ये बता सकते हैं। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 11 भी आप देख सकते हैं, कहता है कि पुरुष के सहायक नलिकाएं और ग्रंथियों का प्रमुख कार्य क्या है। तो ये भी चीज़ अगर पूछा जाता है तो ये चीज़ को भी हम लोग बता सकते हैं। तो देखिए कहते हैं कि पुरुष के सहायक नलिकाओं के मुख्य कार्य है, पहला ये वृषण से शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग द्वारा बाहर लाती है, दूसरा ये शुक्राणुओं को संग्रह करती है, और पुरुषों के सहायक ग्रंथियों के प्रमुख कार्य भी देखिए, पहला पुरस्थ द्रव्य का स्राव करना जो शुक्राणुओं को सक्रिय करता है, दूसरा काउपर्स ग्रंथि चिपचिपा तरल स्रावित करती है जो योनि का चिकना बनाता है, तीसरा नर हार्मोन्स उत्पन्न करता है, यह बता सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन के पास भी हम लोग अब चलते हैं। कहता है कि सब हम लोग पढ़े हैं थ्योरी में, लेकिन फिर भी अंड जनन क्या है, अंड जनन की संक्षिप्त व्याख्या करें। देखिए स्त्री के उत्तर में आप कह सकते हैं, स्त्री के अंडाशय के जनन, एपिथेलियम की कोशिकाओं से अंडाणुओं का निर्माण अंड जनन कहलाता है। अंड जनन निम्नलिखित चरणों से पूरा होता है। एक होता है प्रोलीफेरेशन प्रावस्था, याद करो प्रोलीफेरेशन प्रावस्था। इस अवस्था की शुरुआत उस समय से होती है जब मादा फिट्स माँ के गर्भ में लगभग 7 माह की होती है, और जनन आगे देखते हैं आप इसमें और आगे कर सकते हैं कि और जनन कोशिकाएं विभाजित होकर अंडाशय की गुहा में कोशिका गुच्छ बना देती है जिसे पुटिका कहते हैं। पुटिका की एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है तथा इसे ओगोनियम कहते हैं। उसके बाद से जो होता है दूसरा वृद्धि प्रावस्था, ये अवस्था भी उस समय पूरी हो जाती है जब मादा माँ के गर्भ में होती है। इस अवस्था में ओगोनियम पोषण कोशिकाओं से भोजन एकत्रित करते समय आकार में बड़ी हो जाती है, उससे प्राथमिक ऊसाइट कहते हैं। उसके बाद से एक होता है परिपक्वन प्रावस्था, तो देखिए इसको भी देख लेते हैं। यह क्रिया पूरे जन्म काल 11 से 45 वर्ष में लगातार होती रहती है। प्राथमिक ऊसाइट में पहला अर्धसूत्री विभाजन होता है तथा 2 असमान कोशिकाएं बन जाती है। बड़ी कोशिकाएं द्वितीयक ऊसाइट कहलाती है, जबकि छोटी कोशिका को प्रथम ध्रुविकाय कहते हैं। यह विभाजन अंडोत्सर्ग से पहले होता है। दूसरा समसूत्री विभाजन अंडवाहिनी में अंडोत्सर्ग के बाद होता है, जिसके फलस्वरूप एक अंडाणु तथा एक द्वितीयक ध्रुविकाय बनती है। सभी ध्रुविकाय नष्ट हो जाते हैं तथा इस संपूर्ण क्रिया में एक अंडाणु प्राप्त होता है। ध्रुविकाय का निर्माण अंडाणुओं के पोषण प्रदान करने के लिए होता है। तो यह भी आपसे पूछा जाता है तो आप इसको अच्छे तरीके से बता सकते हैं। उसके बाद से आपके सामने एक और क्वेश्चन आता है कि अंडाशय के अनुप्रस्थ काट का एक नामांकित कार्य खींचिए। देखिए यही है अंडाशय का अनुप्रस्थ काट का चित्र। तो इस तरीके से आप इस चित्र को बता सकते हैं। सब आप नाम भी लिख सकते हैं। ओवन ये देख रहे हैं, ये आपका रिपिटोरेड पॉलिक्सल है, और ये ब्लड देखिए यहाँ पर दिखाया गया है ब्लड क्लॉट कार्पल्स लूटेम है, ये कार्पस एल्बिकेंस हैं। सब इसके नाम दिए गए हैं, आप इसमें देख सकते हैं। यानी ये अंडाशय के अनुप्रस्थ काट की चित्र आपसे पूछा जा रहा है, और इस चित्र को आप बता भी सकते हैं कि जो इसकी काट की जो चित्र हैं इस तरीके से होता है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 14 भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर ग्राफ पुटिका का एक नामांकित आरेख आपको खींचना है। ये देखिए ये ग्राफ पुटिका या ग्राफियन फॉलिकल जिसको कहते हैं उसका ये चित्र है, और आप इसका नाम भी देख सकते हैं। यहाँ पर जो है डिस्कस प्रोलीजेरस कहते हैं, ये ओवम है, और यहाँ पर जोना पेलुसाइड लिखा गया है, ये थेका एक्सटर्मा है, और एक ग्रेनुअल सेल आपके उपस्थित है। यह पूछा जाता है तो ये सारा चीज़ आप बता सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, कहता है निम्नलिखित के कार्य बताइए। पिंड जिसको कार्पस ल्यूटिमम कहते हैं, गर्भाशय अंतःस्राव जिसको एंड्रोमेट्रियम कहते हैं, ग है अग्रपिंडक जिसको एक्रोसोम, और घ है शुक्राणु पुच्छ जिसको स्पर्म टेल, और अंग है झालर और जो फिम्बी होती है। तो आइए इन सभी के कार्य के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। पहला है पीट पिंड, यह प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन रिलैक्सिन नामक हार्मोन्स का स्राव करता है जो गर्भाशय के अंतः स्तर को बनाए रखता है। यह भी आपको याद होगा कि यह प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन नामक हार्मोन्स का स्राव करता है जो गर्भाशय के अंतः स्तर को बनाए रखता है।
दूसरा आपका है जिसको हम कहते हैं गर्भाशय अंतर स्तर, यानी जिसको आप एंडोमेट्रियम। ये निषेचित अंडे के प्रत्यारोपण तथा सगर्भता के लिए आवश्यक है। मासिक चक्र के दौरान इसमें परिवर्तन आता है। ये अपरा निर्माण में भी सहायक होता है। ग आप देख रहे हैं अग्रपिंडक, जिसको एक्रोसोम कहते हैं। इसमें उपस्थित एंजाइम निषेचन में सहायता करते हैं। इसमें जो एंजाइम उपस्थित होते हैं वह निषेचन में सहायता करते हैं। ग है शुक्राणु पुच्छ, जिसका स्पर्म टेल कहते हैं। यह शुक्राणु के गमन में सहायता करते हैं। उसके बाद से झालर फ्रेम भी ये अंडोत्सर्ग के समय अंडाशय से निकलकर अंडाणु के संग्रह में सहायता करते हैं। उसके बाद से एक और आपके सामने है प्रश्न 16 के पास आते हैं। सही अथवा गलत कथनों को पहचानना है आपको। आइए शुरू करते हैं। क कहता है कि पूजनों यानी पुंजनों, जिसको एंड्रोजेंस का उत्पादन सर्टोली कोशिकाओं द्वारा होता है। सही है कि गलत है? तो आप सीधे कहेंगे ये गलत है। दूसरा है शुक्राणु को सर्टोली कोशिकाओं से पोषण प्राप्त होता है। सही है कि गलत है? एकदम सही। आप पढ़े भी थे, थ्योरी में भी बताया गया था। ग है कि लेडी कोशिकाएं अंडाशय में पाई जाती है। ये गलत है। आपका ये बता सकते हैं कि नहीं पाई जाती है। ग है लेडी कोशिकाएं पुंजनकों को संश्लेषित करती है। ये आपका बिल्कुल सही है। ख नंबर जो है सही है। कहता है कि अंडजनन पित्तपिंड यानी कार्पस ल्यूटियम अंग्रेजी में कहते हैं में संपन्न होता है। ये आपका गलत है, बिल्कुल गलत आपका है नीचे वाला। उसके बाद से अच्छा है कि सगर्भता प्रेगनेंसी के दौरान आतर चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है। क्या सही है गलत है? बिल्कुल सही है, आप जानते भी होंगे। और कहता है ये निच्छद यानी हाइमेन की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति कुमार्य या यौन अनुभव का विशेषणीय संकेत नहीं है। यह भी आपका सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के पास भी देख लेते हैं। कहता है कि आर्तो चक्र क्या है? आर्तो चक्र का कौन सा हार्मोन से नियमन करते हैं? याद करो आर्तो चक्र क्या है? कहता है कि आर्तो चक्र कौन से हार्मोन्स नियमन करते हैं? कह सकते हैं कि मादाओं में अंडाणु निर्माण 28 दिन के चक्र में होता है, जिससे आर्तो चक्र अथवा मासिक चक्र अथवा ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। प्रत्येक स्त्री में यह चक्र 12 से 13 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो जाता है तथा 45 से 55 वर्ष की आयु में खत्म हो जाता है। यह चक्र अंडाशय में अंडाणु निर्माण की दर्शाता है तथा इसके प्रारंभ होने के साथ ही मादा गर्भाधारण में सक्षम हो जाती है। आर्तो चक्र का नियमन 2 हार्मोन्स करते हैं, एक LH हार्मोन्स और एक PFS हार्मोन्स। ठीक है ना? और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देख ही रहे हैं कि जो आपका मासिक चक्र होता है वह 11 से 12 वर्ष में प्रारंभ हो जाता है, लेकिन ये 45 से 55 वर्षों तक चलता है। चलिए प्रश्न संख्या 16 के पास चलते हैं, 18 के पास सॉरी। कहता है कि प्रसव, जिसको आप पार्ट्यूरेशन क्या है यानी प्रसव क्या है? प्रसव को प्रेरित करने में कौन कौन से हार्मोन्स शामिल होते हैं? कह सकते हैं गर्भकाल पूरा होने पर पूर्ण विकसित शिशु का माता के गर्भ से बाहर आना प्रसव कहलाता है। इस दौरान गर्भाशय तथा उदरीय संकुचन होते हैं या गर्भाशय फैल जाता है, जिससे गर्भस्थ शिशु बाहर आ जाता है। प्रसव का प्रेरण ऑक्सीटोसिन एंड एस्ट्रोजेन या कार्टिसोल नामक हार्मोन्स करते हैं। बता सकते हैं आप यहाँ पर। उसके बाद से प्रश्न 19 है हार्मोन्स समाज में। देखिए हमारे समाज में पुत्रियों को जन्म देने का दोष महिलाओं को दिया जाता है। बताए कि ये बात क्यों सही नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताए कि हमारे समाज में पुत्रियों को जन्म देने का दोष महिलाओं को दिया जाता है। बताए कि ये क्यों सही नहीं है? तो आइए आपको मैं बताता हूँ कि ये क्यों सही नहीं है। देखिए आप इसमें कहेंगे कि उत्तर में कि स्त्री में XX गुणसूत्र तथा पुरुष में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। याद रखो, स्त्री में XX गुणसूत्र और पुरुष में
XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। जब स्त्री का X गुणसूत्र तथा पुरुष का Y गुणसूत्र मिलते हैं तो पुत्र XY उत्पन्न होता है। तो XY होता है तो पुत्र उत्पन्न होता है। इसके विपरीत स्त्री का X गुणसूत्र तथा पुरुष का X गुणसूत्र मिलने पर पुत्री XX उत्पन्न होती है। अतः उत्पन्न संतान का लिंग निर्धारण पुरुष के गुणसूत्र द्वारा ही होता है, न कि स्त्री के गुणसूत्र से। चूँकि पुरुष में 50% X तथा 50% Y गुणसूत्र होते हैं, अतः पुरुष के गुणसूत्र का X या Y होना ही संतान है, लिंग के लिए उत्तरदायित्व है। और उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि पुत्रियों को जन्म देने का दोष महिलाओं को देना सर्वदा गलत है। आइए और उसके बाद से प्रश्न संख्या 20 के पास चलते हैं। पता है कि एक माह में मानव अंडाशय से कितने अंडे मोचित होते हैं? यदि माता ने समरूप जुड़वा बच्चों को जन्म दिया हो तो आप क्या सोचते हैं कि कितने अंडे मोचित हुए हैं? क्या आपका उत्तर बदलेगा यदि जन्म हुए? और उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 21 भी आप देख सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं कि कुतिया जिसमें 6 बच्चों को जन्म दिया, कि अंडाशय में कितने अंडे मोचित हुए थे? तो 6 अंडे मोचित हुए थे। यह चीज़ भी आप बता सकते हैं। तो इस तरीके से